नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के वर्ष 2023 के लिए होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। नामांकन भरने के साथ ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करना शुरू किया। इस बार चुनावी महाकुंड में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह यादव की अध्यक्षता में वकीलों की एक बैठक संपन्न हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में प्राप्त आपत्तियों के बाद संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसके बाद 18 से 19 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रत्याशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, पुस्तकालय सचिव सहित कार्यकारिणी सदस्य के लिए नामांकन भर सकेंगे। इस मौके पर चुनाव अधिकारी राजेंद्र जैन और कमल सिंह रावत सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि नामांकन भरने की प्रक्रिया के बाद 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 मई को उम्मीदवारों की सूची चस्पा होगी। 23 मई को दोपहर 1 बजे तक शेष नामों की सूची चस्पा कर 26 मई को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा। इसके बाद 26 मई को ही शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती कर विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी। आज दिनांक 18/5/2023 को प्रातः 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया चालू होगी। अब तक करीब 26 उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म दाखिल किए हैं और ये कल दोपहर 1 बजे तक नामांकन की कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद में नाम वापसी 20 और 23 तारीख को नाम वापसी को विड्रॉल का टाइम रखा गया है। अगर आवश्यकता हुई तो 26 तारीख को 26/5/2023 को सुबह प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक निर्वाचन होगा। उसके बाद शाम को 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। देर रात तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कितने फार्म आए हैं अब तक कैंडिडेटों को? क्या है? 26 फॉर्म उपलब्ध हो चुके हैं। 10 बजे तक 26 फॉर्म उपलब्ध हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा बिजली का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा की ओर से शहर सहित प्रत्येक उपखंड स्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे गए। इस दौरान महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई। बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 यूनिट बिजली देने की बात की, लेकिन ये योजना केवल चुनावी रेवड़ियां ही रही। 100 यूनिट फ्री बिजली का लालच देकर फ्यूल चार्ज 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन कर दिया है, जबकि 2018 में प्रति यूनिट दर 5.55 रुपए था। अब प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा बड़े बड़े बिल देकर आमजन की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में भवानी तोप चौराहे पर एकत्रित होकर मिनी सचिवालय स्थित उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करके ये कहा था कि हम बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे, महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो अपने घोषणा पत्र से मुकर गए और उन्होंने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बढ़ा करके बिजली में के दामों में बहुत बढ़ोतरी कर दी, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है और प्रत्येक व्यक्ति इससे अब त्रस्त है और पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह सुचारू रूप से नहीं है। 3 दिन तक पानी नहीं आता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं और आदरणीय महामहिम राज्यपाल के नाम हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने फ्यूल सरचार्ज की वापसी एवं पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए, इसके लिए हमने ज्ञापन। और सरकार तो महंगाई राहत कैंप लगा रही है। सरकार जो महंगाई का राहत का वो कैंप लगा रही है, ये एक ढकोसला है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। जब वो कुछ कर ही नहीं रही, अब जनता को रेवड़ियाँ बांट रही हैं। क्यों रेवड़ियाँ बांट रही है भैया? बजट आपके पास है नहीं, आप कहाँ से पैसा दोगे? फिर आप कहोगे हमारी सरकार को लाओ, हम तब करेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, जनता के बीच जाओ, जनता की सेवा करो। जनता आज दिनांक 18 मई 2023 को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में जन विरोधी एवं कुशासन की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किया गया और जो फ्यूल चार्ज बिजली में बिल में बढ़ाए गए हैं, एक तरफ तो सरकार चाहती है कि हम महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं और उधर से आम जन के बिजली के बिलों में जो फ्यूल चार्ज की बढ़ोतरी की है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस गहलोत सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छिड़ेगा। पूरे राजस्थान में हर जिला स्तर पर घेराव किया जा रहा है कलेक्ट्रेट का और कल हर जगह एसडीएम कार्यालय पर घेराव किया जाएगा। कांग्रेस सरकार निकम्मी सरकार है और इसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सहित आम जन ने, राजस्थान की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इसी तरह से जैसा कि अभी कल बताया गया कि जैसलमेर में जो अशोक गहलोत ने गरीबों के झोंपड़े उजाड़ दिए, जो बेचारे अपने निसहाय जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती,
उनको अतिक्रमण के नाम पर जो जंगल में अपना आशियाना बनाकर रह रहे थे, उनके घर बुलडोजर से तोड़वा दिए। शर्मनाक घटना है ये। शर्म आनी चाहिए गहलोत सरकार को, जिन्होंने करोड़ों की संपत्तियां भरी बाजार में कब्जे कर रखे हैं, मस्जिदें बना रखी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जो गरीब 2 जून की रोटी खाकर अपना तन ढक रहे थे, उनको घर से बेघर कर दिया। मैं घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ गहलोत सरकार की। मैं चाहूँगा कि इस गहलोत सरकार को घर फेंकने के लिए भाजपा का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू वाहिनी संगठन। जय हिंद, जय भारत। द केरला स्टोरी को देखने के पश्चात ये जानकारी मिली कि बहुत ही भारत देश में ISI अपने पैर पसार चुकी है और केरला में जिस तरीके से लड़कियों के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण के कार्य सक्रियता से दिखाए गए, वह वास्तव में एक बहुत ही जघन्य अपराध है और बहुत बड़ी ये राष्ट्रवाद का साजिश का हिस्सा है। इस राष्ट्रवाद के हिस्से को जिस तरीके से लव जिहाद में और धर्मांतरण में लड़कियों को फंसाया जा रहा है, हमें इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा भारत सरकार समस्त एजेंसियां केरला पर लगाएं और ऐसे एजेंटों को गिरफ्तार करे और लव जिहादियों को और धर्मांतरण करने वालों पर कठोर से कठोर कानून बनाए और उन्हें आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा दें। यह मात्र केरला का एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। इसके अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में लव जिहादियों का मामला चल रहा है। अलवर में आए दिन लव जिहाद के मामले होते हैं और उनमें मात्र एक विधर्मी ही ज्यादातर हिंदू धर्म की लड़कियों को बहला फुसला करके भगाने। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर गुरुवार को संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश रहा। पर्यटकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए संग्रहालय की ओर से सभी तैयारियां पूर्व में ही की जा चुकी हैं। इस दौरान सुबह से ही पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। यूं तो अलवर संग्रहालय का निर्माण अलवर के द्वितीय शासक महाराजा बख्तावर सिंह ने शुरू कराया। इसका पूर्ण विकास महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में हुआ। पहले केवल शाही मेहमानों को ही संग्रहालय में प्रवेश दिया जाता था। 12 जून 1940 को यह संग्रहालय आमजन के देखने के लिए खोला गया। महल चौक में ऊपरी मंजिल पर स्थित संग्रहालय में 3 कक्ष हैं। प्रथम कक्ष कला दीर्घा में प्राचीन बहुमूल्य प्रतिमाएं, शिलालेख, वाद्य यंत्र, परिधान, जंगली जानवरों की ममी। द्वितीय कक्ष में चित्रकला दीर्घा, फारसी, संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी भाषा के हस्तलिखित ग्रंथ है, लघु चित्र। और तीसरे कक्ष में अस्त्र शस्त्र जैसे धनुष बाण, जागनोल, ईरानी दाव, छुरियां, पेशकब्ज, कटार, भाले, विभिन्न प्रकार की तलवारें, गुर्ज, गुप्ती, तोड़ेदार, पत्थर कला और टोपीदार बंदूक, तमंचे, रिवॉल्वर, आधुनिक बंदूकें प्रदर्शित की हुई हैं। वैसे तो सोमवार से रविवार तक सुबह 9:45 से शाम 5:15 तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। प्रतिवर्ष केवल धुलंडी के दिन अलवर संग्रहालय का अवकाश रहता है। यहाँ आने वाले भारतीय पर्यटकों से 20 रुपये, विदेशी पर्यटकों से 100 रुपये तथा भारतीय छात्रों से 10 रुपये और विदेशी छात्रों से 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। और संग्रहालय में हमने बहुत ही पुरातत्व विभाग की चीज़ें देखी, जिसमें बहुत एक ऐसी बंदूक है जिसमें तलवार भी है और इसके अलावा और भी कई अनेकों पुरातत्व के महत्व की चीज़ें देखी और ये बहुत ही अच्छा है और इसको पहले से काफ़ी डेवलप किया हुआ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के समर्थन और ट्रांसफर के विरोध में ब्रजभूमि कल्याण परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। यह आयोजन जिला कलेक्ट्रेट मोती डोंगरी चिल्ड्रन पार्क से भवानी तोप जिला कलेक्ट्रेट मिनी सचिवालय तक आयोजित किया गया। परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के दुखड़े सुनने वाले जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी अलवर की घटिया राजनीति का शिकार बन गए। जमीनों की लूट पर एक ईमानदार जिला कलेक्टर ने एक्शन लेकर भ्रष्टाचारियों द्वारा प्रशासन गाँव के संख्या अभियान के दौरान राजगढ़, टहला, रामगढ़ सहित अलवर कब्रिस्तान की भूमि की जमीनों का भू आवंटन निरस्त किया तो उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनका तबादला जयपुर करवा दिया गया। यह बड़ा दुखद और भ्रष्टाचार का संगीन मामला है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार सहित अलवर के कांग्रेसी जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जिले के जितने भी कांग्रेसी नेता उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीनों की बंदरबाट और हेराफेरी की है, उन सब ने मिलकर यह कलंकित कार्य किया है। अलवर की जनता अपने ईमानदार कलेक्टर डॉक्टर सोनी के साथ उनके समर्थन में खड़ी है और उनके बेबुनियाद ट्रांसफर को लेकर रोष प्रदर्शन करने के लिए सरकार का घेराव करेगी। मानवीय संवेदनाओं के साथ आम जनता की समस्याओं का मेज के ऊपर निस्तारण करने वाले ऐसे हमारे ईमानदार जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, जिनका जो है राजनीतिक द्वेषता के चलते और जो है स्थानांतरण कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले वो आए थे, अलवर को सुधारने का काम कर रहे थे। बहुत दिनों से पड़े हुए मैटर को उन्होंने साफ किया, निकाला, निस्तारण किया और जो है कितना बड़ा साहस का काम किया कि इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा
प्रशासन गांवों के संग में भ्रष्टाचार किया गया, बड़े स्तर का भ्रष्टाचार किया गया और कई हजार बीघा जमीन का और भ्रष्टाचारियों को आवंटन किया गया। करोड़ों का खेल हुआ, अरबों का खेल हुआ और उसकी जब मामला संज्ञान में आया तो उसके ऊपर एक्शन लिया, उसके ऊपर एक्शन लेके उसकी जांच की और जांच करके उसमें भ्रष्टाचार को पाया। उन्होंने जो है उसको करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी है उनको सस्पेंड किया और उस निस्तार जो उसको जो है आवंटन किया था उसको निरस्त किया। बहुत बड़ा काम था, ये बहुत साहस का काम था। सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं उन लोगों को जो है कानून की कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर शिकंजा कस के जेल में पहुंचाया जाए। और ऐसे हमारे प्रिय हमारे जितेंद्र सोनी जी जिला कलेक्टर महोदय को वापस अलवर की जनता के पास लाया जाए और इनकी सेवा का मौका दिया जाए। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने गुरुवार को अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में उन्होंने जहां भी कुछ कमी देखी इनमें सुधार के लिए उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दूर करने का विश्वास दिलाया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत हुई है, वे पूरी तरह संतुष्ट मिले हैं। इसके अलावा जहां भी कुछ कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद निरीक्षण के दौरान मिली शिकायतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली और जिन लोगों ने शिकायतें की हैं वे इस मामले में नगर परिषद आयुक्त से भी नहीं मिले। नगर परिषद आयुक्त ने उनकी शिकायतों का जिक्र किया तो उन्होंने मामले को दिखाने की बात कही। देखिए है ना, आज जो मैंने देखा है वो बेसिकली इस नज़रिए से नहीं देखा है कि मैं कोई कमी देख रहा हूँ। मैं बेसिकली मेरे को एक बार जो ज़िला हेडक्वार्टर है उस पर हमारी जो फैसिलिटीज़ है या जो काम चल रहे हैं उनको एक प्राइमा फेसा मेरे को एक फर्स्ट व्यू मिल जाए, उस एंगल से मैंने आज देखा। कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने पीएमओ साहब से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम उनको किस तरह से थोड़ा और बेटर कर सकें। मैंने कुछ मरीजों से उनसे जो उनके अटेंडेंस हैं उनसे बात की है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उनके जो मिल रही है, ट्रीटमेंट जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड थे। और कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उससे संबंधित पीएमओ साहब के साथ हमारे ऑफिसर्स के साथ बैठ करके जो और सुधार हो सकता है उसकी कोशिश करें। सर, नगर परिषद में आप जब रहे थे वहाँ पे भी कुछ व्यक्ति मिले जिनके द्वारा शिकायत हुई? शिकायत जैसी कोई बात नहीं होती है। बेसिकली कई सारे इश्यूज़ होते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, वो कुछ था तो मैं कमिश्नर जो है बड़े वो उन्होंने संजीदगी से, क्योंकि वो जो व्यक्ति थे वो कमिश्नर से मिले ही नहीं थे पहले, तो उनको कहा है कमिश्नर साहब को देख लेंगे और उसका इशू को रिजॉल्व करवाएंगे। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत नमन होटल के समीप एक मैरिज होम में खाना खाकर पैदल अपने घर लौट रहे बुजुर्ग को कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत हो गई। शिक्षक कॉलोनी निवासी मृतक के बेटे राजेश ने बताया कि उसके पिता और वह 4 मई को नमन होटल के पास एक मैरिज होम में खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाकर वह पैदल नमन होटल के पास से रोड क्रॉस कर अपने घर सूर्यनगर जा रहे थे, तभी उनको एक तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिनका इलाज गंभीर हालत में जिला अस्पताल में चल रहा था, जहां उनकी गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस कार और चालक की तलाश करने में जुटी हुई है। ये 4 तारीख को खाना खाने के लिए मैरिज होम के पास, नमन होटल के पास में खाना खाने के बाद रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक स्विफ्ट डिजायर वाला ठीक है टक्कर दे के चला गया। उसके बाद से ही ठीक है बोलने की स्थिति में नहीं थे, साने हॉस्पिटल में इनको भर्ती करा रखा था। उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया था उन्होंने, ठीक है गवर्नमेंट में रख रखा था। कल इनकी डेथ हो गई। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ईसर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये शिक्षक कॉलोनी सूर्यनगर। कितनी उम्र है इनकी? 73 वर्ष उम्र है। क्या काम करते थे? कुछ नहीं, ठीक है घर पे रहते थे, घर पे ही रहते थे, कुछ काम नहीं किया। तो कोई पता लगा गाड़ी वाड़ी का क्या है? गाड़ी का भी FIR करा रखी है, लेकिन उसका 4 डिजिट ही पता थे। तो पैदल जा रहे थे खाना खाने? हाँ पैदल। तो शादी समारोह में? हाँ शादी समारोह में खाना खा के निकल रहे थे। स्कीम नंबर 2 में 1 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते स्थानीय महिलाओं ने गुरुवार को आक्रोशित होकर स्थानीय पार्षद देवेंद्र कौर के नेतृत्व में एरोड्रम रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस और शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर महिलाओं से जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला और मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की बात कही, जिस पर जलदाय विभाग के एक्शन
कमल नारंग मौके पर पहुंचे और महिलाओं से पानी की समस्या को लेकर बात की। नारंग ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्दी पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद महिलाओं ने जाम खोला। स्थानीय पार्षद देवेंद्र कौर ने बताया कि पिछले 10 दिनों से पानी की समस्या चल रही है। काफी बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की महिलाएं दूर दराज से पानी भरकर ला रही हैं, वहीं कुछ घरों में पानी के टैंकर डलवाने पड़ रही हैं। उन्होंने कहा, जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक जाम लगता रहेगा। पार्षद कौर ने बताया कि क्षेत्र में अभी जलदाय विभाग द्वारा पानी की नई बोरिंग की गई है, लेकिन उस पानी की बोरिंग को भी शुरू नहीं किया गया है। अगर पानी की बोरिंग शुरू हो जाती तो लोगों को कुछ हद तक पानी मिल जाता। ये आ रही है, 1 महीना हो गया पानी की बूंद नहीं आ रही। टैंकर डलाएं तो कहाँ से डलाएं? रिटायरमेंट हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है और ये टैंकर वाले दुगने पैसे मांग रहे हैं। कभी 2 बजे खड़े होते हैं, कभी 3 बजे। 70 साल की उम्र में खड़े होते रहेंगे क्या? 1 महीना हो गया, ये बोरिंग कराई है ना, इसमें कोई मशीन डलवाई है, कुछ नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है आपने? कुछ भी नए टैंकर आ रहे, रो रहे जलदाय विभाग को। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कुछ नहीं कहते, सारे सब निकम्मे हैं, छोटे हैं। नहीं, ये जो टैंकर वाले से हैं, इनसे इनकी सेट बैठ है, खूब पैसे खा रहे हैं। जलदाय विभाग वाले पानी आ रहा है? एक भी नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया, 1 बूंद पानी नहीं टपक रहा, 1 बूंद नहीं आ रहा। सर, मेरी जनता यहाँ पर बहुत परेशान है। दिन रात मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि मैडम टाइम पानी बताइए। मैं जयन को फ़ोन करती हूँ, अयन फ़ोन करती हूँ कि टाइम बताइए। ना तो कोई टाइम है ना कुछ है। अपनी मर्जी से कभी रात को 12 बजे लगा देते हैं, लेकिन रात को 12 बजे भी हम लोग 1 बजे 2 बजे तक जाग के वेट करते रहते हैं। ये लोग सच में पानी से तरसते हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो अपना टैंकर मंगवा लगते हैं, लेकिन जो गरीब बंदा है जो पानी के लिए भर भर के लिए कह रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ? इन लोगों की कमर दोहरी हो गई है। इस बुढ़ापे में जो इतनी दिक्कत झेल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कि मैं इससे पार्षद खुद हूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है इन लोगों के सामने कि मैं इनके लिए क्या कर रही हूँ। सर, इस बार पार्षद बनना कुत्तों से भी क्या बीता है। मैं खुद कहती हूँ, मैं इन लोगों की नजरों के सामने भी जितना ऊपर थी ना, इस पानी ने मुझको नीचे गिरा दिया है। मेरा एक पल का कसूर नहीं है। मैं इन लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, अपने आप को मार भी सकती हूँ। अगर कल तक पानी नहीं आया, मैं यहाँ पर भूख प्यास हड़ताल कर दूंगी, ना पानी खाऊंगी पीऊंगी ना अन्न खाऊंगी। यहाँ पर पानी मिलेगा मेरे लोगों को तब मैं यहाँ से जाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। सर, वार्ड के अधिकारी मिले तो कुछ कहे ना सर। अभी सब लोग यहाँ पर गए थे, वहाँ पर कोई नहीं है। नारंग जी को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धरना देने से इतना होगा कि आप मेरे पास आ जाइए। अगर मेरी जनता वहाँ पर चलने के तैयार है तो वहाँ चले, मैं उनके वहाँ पर चलती हूँ और जिसका सोल्यूशन करके आती हूँ। नहीं तो जब तक यहाँ पर कोई नहीं आएगा, हम यहाँ से कोई भी नहीं उठेंगे। ये धरना नहीं खत्म होगा और मैं सिर्फ 2 घंटे का इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद मैं पानी अंजल सब कुछ त्याग दूंगी। जब तक मेरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। बुद्ध विहार में झुग्गी झोपड़ी पट्टी में रहने वाले सैकड़ों गरीब बच्चे गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां इन्होंने नगर परिषद सभापति के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। बच्चों के साथ आए दिनेश ने बताया कि बुद्ध विहार गौशाला के पास करीब 153 गरीब बच्चों को जन सहयोग से पढ़ाया जाता है, लेकिन सभापति द्वारा यहाँ लगे झूले हटा दिए गए हैं। वहीं उन पर बच्चों को नहीं पढ़ाने के लिए बार बार दबाव दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब इन बच्चों के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई थी वह भी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वे जन सहयोग से इन गरीब बच्चों को पढ़ाकर कुछ लायक बनाना चाहते हैं, लेकिन सभापति को यह रास नहीं आ रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। 2017 से गरीब बच्चे जो झुग्गी झुपड़ी वाले हैं, जिनको सरकार पढ़ा नहीं पा रही, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम जन सहयोग से पढ़ा रहे हैं, जिनका जीवन बर्बाद हो रहा था। लेकिन सभापति साहब ने लगातार कई महीनों से हमारे साथ समस्या पैदा कर रखी है। पहले बच्चों को झूले तोड़े, पिच तोड़ी, ओट तोड़ी, उसके बाद अब इन्होंने बच्चों को पानी बंद कर दिया। इसलिए हमें बहुत समस्या हो रही है, इन बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। तो हम यही कलेक्टर साहब को करने आए हैं सर, ज्ञापन देने आए हैं। कहाँ पे ये पानी की समस्या है? सर, ये बुद्ध विहार में गौशाला के पास में है और सभापति साहब ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हुआ है हमको। क्या बोलते हैं वो परेशान आते हैं, कभी धमकी देके जाते हैं कि इन बच्चों को भगाओ यहाँ से, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो। मैंने कहा साहब, ये सरकार के बच्चे हैं, सरकार की जगह है, हमारे समाज के बच्चे नहीं, देश के बच्चे हैं। और देश के बच्चे का देश की जगह में नहीं पढ़े तो कहाँ पढ़ेंगे? कितने बच्चे हैं लगभग? करीब सर यहाँ पे 153 बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ पानी की समस्या है? और सर, इन्होंने पहले भी सभापति साहब ने झूले तोड़े थे, बार बार आके धमकी देना। कई बार हम लोग को समझाया सर, ये बच्चों बेचारा जीवन खराब हो जाएगा। हम सब एक जन सहयोग से काम कर रहे हैं, युवा टीम मिलकर। कितने क्लास के बच्चे हैं? सर, ये पहली दूसरी के बच्चे हैं। तमिलनाडु में
आयोजित हुई राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अलवर के जितेंद्र शर्मा ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 17 मई तक तमिलनाडु में किया गया था। हल्दीना निवासी जितेंद्र शर्मा ने सब जूनियर बालक वर्ग में 120 किलोग्राम में 3 स्वर्ण पदक और 1 सिल्वर पदक जीतकर अलवर का मान बढ़ाया है। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलवर जिले का नाम रोशन करना जितेंद्र का सपना है। वहीं इससे पूर्व जितेंद्र शर्मा ने केरला के कासरगोड में रजत पदक जीतकर भी राज्य का नाम रोशन किया था। हाल ही में 14 से 20 जनवरी तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में भी 2 स्वर्ण पदक जीतकर अलवर जिले का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों और कोच आशीष जैमन को बधाइयां दी गई। राजस्थान वन विभाग की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में वन रक्षक भर्ती 2020 के शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण के तहत गुरुवार को बॉल थ्रो, सिटअप और दौड़ में पास हुए अभ्यर्थियों का मेडिकल करवाया गया। डीएफओ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा वन रक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ष 2020 में 2650 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 15000 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। अलवर जिले में इन अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा चल रही है, जिसके तहत बॉल थ्रो, सिटअप्स और 25 किलोमीटर की दौड़ हो चुकी है। सभी अभ्यर्थियों का डॉक्टरों द्वारा मेडिकल किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को महिला अभ्यर्थियों की दौड़ आयोजित करवाई जाएगी। कि ये वन रक्षक भर्ती वर्ष 2020 के जो शारीरिक मापदंड है और दक्षता है उसका परीक्षण हो रहा है। प्रत्येक ज़िले में हो रहा है। अलवर में ये प्रक्रिया 15 तारीख को शुरू हुई थी। 15 से 19 तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसमें कुल 842 कैंडिडेट्स का फिज़िकल होगा। मेल कैंडिडेट्स बॉल थ्रो किया है और सेटअप्स किए हैं। फीमेल कैंडिडेट्स ने शॉट पुट किया है और ब्रॉड जंप करा है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स ने 25 किलोमीटर की दौड़ करी है 4 घंटे में और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 किलोमीटर की दौड़ करनी है, वो भी 4 घंटे में वो कल करनी है। कल इसका आखिरी दिन है। बीकानेर की ओर से आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं जारी किए गए परीक्षा परिणाम में अलवर जिला प्रदेश में 4थे नंबर पर रहा है। 8वीं बोर्ड परीक्षा प्रभारी और डाइट प्राचार्य सुबेद सिंह यादव ने बताया कि शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा 8वीं कक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अलवर जिले में 69,451 बच्चों ने 8वीं बोर्ड परीक्षा दी थी। परीक्षा में 67,525 परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं 1879 सप्लीमेंट्री आए हैं और 47 परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोका गया है। इस प्रकार अलवर में 97.23% बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा परिणाम को लेकर अलवर जिला प्रदेश में 4थे नंबर पर रहा है। सर, हमारे यहाँ 69,451 कुल परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से 67,525 पास हुए हैं और 1,879 सप्लीमेंट्री आए और 47 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया है। टोटल हमारा परीक्षा परिणाम अलवर जिले का 97.23% रहा है। बानसूर कस्बे में ग्रामीणों ने बिजली की लाइन शिफ्टिंग मामले को लेकर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिससे एक महिला कांस्टेबल राजबाला और एक हेड कांस्टेबल रामरतन घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बानसूर क्षेत्र के गांव रसनाली में विद्युत विभाग के उच्च क्षमता के लाइन को शिफ्ट करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी में पुलिस जाब्ते के गाँव में गए हुए थे, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने दूसरी लाइन शिफ्ट करने की मांग की, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इसी मामले को लेकर कनिष्ठ अभियंता राहुल यादव ने परिजनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। कनिष्ठ अभियंता राहुल यादव ने बताया कि ओम प्रकाश सैनी का डिमांड नोटिस जमा कर दिया था तथा कृषि कनेक्शन करने के लिए पुलिस जवानों के साथ गांव में गए हुए थे। वहीं कुछ लोगों ने डिमांड नोटिस जमा नहीं कराए और जबरदस्ती खुद की लाइन को शिफ्ट करने की मांग को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई हो गई। पुलिस ने करीब 20 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यहाँ से नियमानुसार लाइट विद्युत कनेक्शन को शिफ्टिंग का कार्य करना है, जिस पर उनके साथ करीब 2 हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल सरकारी गाड़ी से वो पहुँचे थे मदद के लिए। रसनाली में पहुँचने के बाद में जहाँ ढाणी बंदाड़ी है वहाँ पर जैसे ही उन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो उसके आसपास पड़ोसी जिसमें राम अवतार है, गुलजारी है, मनोहर लाल और धोलाराम, ओम प्रकाश, शीला, सरवण देवी छोटा और इनके साथ में
और भी इनके परिवार के करीब 15-20 औरतें और आदमी अपने हाथों में लाठी डंडे बाल्टियाँ लेकर उन पे विद्युत कर्मियों पर और पुलिस वालों पर अचानक हमला कर दिया और कहने लगे कि हम किसी कानून को नहीं मानते और हम ये कार्य नहीं करने देंगे। लेकिन वो लोग तो और अधिक से अधिक अग्रेसिव हो गए और सभी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मुझे भी चोट लगी और महिला कांस्टेबल गाजवाला, 3-4 सिपाही और विद्युत कर्मियों को काफ़ी चोटें लगी है, जिस पर वापसी पर जयन साहब द्वारा थाने पर उन लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट से संबंधित प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। कल हम रसनाली में एक एजी लाइन शिफ्टिंग का काम करने गए थे, तो पुलिस जाब्ता भी साथ में लेकर गए थे। तो वहाँ जैसे एजी लाइन शिफ्टिंग करने लगे तो कुछ लोगों ने मना किया, उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वालों और विद्युत के जो कर्मचारी थे उनसे धक्का मुक्की करने लगे, जिसमें कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। तो ये क्या करीब 15-20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, तो इसमें जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था यह है 332, 353, 506, 379। मुंडावर पंचायत समिति परिसर में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्थायी राहत कैंप का जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिला प्रमुख ने राहत शिविर में मौजूद लाभार्थियों से बात कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ ब्लॉक संयोजक महेश गुजर, अशोक पटेल, शिविर प्रभारी एडीओ देवेश कौशिक ने जिला प्रमुख को कैंप में लाभार्थियों को सर्वाधिक गारंटी पत्र सौंपने की जानकारी दी। इसके बाद जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर शिविर में मौजूद आमजन से बात कर उन्हें गारंटी कार्ड सौंपे। कैंप में शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा चलाई जा रही हेल्प डेस्क द्वारा आमजन की मदद करने पर राजीव गांधी युवा मित्र तपन कौशिक और अनीता देवी की सराहना की। वहीं पहल गांव में भी जिला प्रमुख छिल्लर ने राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण कर आमजन से सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की। जी सर बताएं। मुंडावर स्थायी कैंप हमारा चल रहा है और बराबर लोगों को महंगाई राहत कैंप है। कैंप इंचार्ज कौशिक जी हैं, बराबर लोगों को लाभ मिल रहा है और आपसे भी मैं अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें, अपना कैंप का फ़ायदा उठाएं, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुँचाएं। यही सब मिलकर करेंगे तो ये काम पॉसिबल है। हम भी लग रहे हैं, आप भी लगो, सरकार भी लग रही है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, हर किसान को लाभ मिल रहा है, हर कर्मचारी को लाभ मिल रहा है, पूरे राजस्थान को लाभ मिल रहा है। ओबीसी का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान अजय यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार के गठन को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष हर्षा यादव ने आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग के नेताओं को टिकट देने की मांग रखी। वहीं अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने कहा कि राजस्थान में ओबीसी समाज की सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती है। वहीं बहरोड के कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने आने वाले चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए कार्य करने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मामला चल रहा है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संज्ञान में है। खेड़ली क्षेत्र की कालवाड़ी ग्राम पंचायत पर मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कटुमर विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा किया गया। इस दौरान तहसीलदार राजेश मीणा द्वारा शिविर का निरीक्षण कर सरकार द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक सहित सभी अतिथियों का ग्राम सरपंच रमेश मीणा द्वारा स्वागत किया गया। वहीं विधायक द्वारा पंचायत की समस्याओं को सुना गया और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया गया। वहीं विधायक द्वारा लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान कालवाड़ी के पूर्व सरपंच रमन लाल शर्मा सहित पंचायत समिति सदस्य राकेश मीणा, पंचायत के सदस्य एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। देश के विभिन्न प्रदेशों में युवाओं को भाजपाइयों द्वारा द केला स्टोरी फिल्म दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने कोटपुतली स्थित सिनेमा हॉल में बैठकर युवाओं के साथ यह फिल्म देखी। उन्होंने फिल्म निदेशक और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के जरिए ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। उन्होंने ऐसे एकता और अखंडता की प्रतीक बताया।
इंटरवल के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं और माताओं बहनों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनके साथ दहशतगर्द ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं तो उन्हें अपनी माता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की हर युवती को यह फिल्म देखनी चाहिए जिससे कि वे आतंकवादियों से सचेत हो सके। कुछ लोग इसे विशेष समुदाय से जोड़कर देखते हैं तो कुछ इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसे टैक्स फ्री करने की मांग की। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता हंसराज पटेल ने कहा कि द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म है। इसमें केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी है। इस दौरान सुमेर सिंह चौधरी, दुलीचंद, देवकरण मान, जय सिंह पायला, कैलाश सहित अनेक भाजपा नेता, समाजसेवी और युवा नेता मौजूद रहे। डायरेक्टर निम्स विश्वविद्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी पटेल साहब की जो टीम है, खासतौर पर हंसराज पटेल जी, शिवा पटेल जी, तरुण पटेल जी, जिन्होंने ये ऐतिहासिक क्षण हमारे जीवन में लाया। अक्सर सुनने में आता था कि किस तरह से जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, हमारी भोली वाली बच्चियों को बहला फुसलाकर किस तरीके से वो आतंकवाद के रास्ते पर लाते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से सुदीप्तो सेन जी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया है कि किस तरह से जो है बच्चियों को बरगलाकर इस तरह की जो एक ताकतें हैं वो एक धर्म के नाम पर इनको बरगलाती हैं। तो इस चीज़ की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं आह्वान करता हूँ देश से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पिक्चर को देखें। और आज हमने जो इस शो को यहाँ पे एक कास्ट किया है, उस शो में जो मुझे कोटपुतली के लोगों का एक जोशो खरोश देखने को मिला, जो युवा जनता का, जो युवा जनों का जो जोश देखने को मिला, वो काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश पहले से ही है कि ये लोग जो है हमारे देश के, वो किसी भी कीमत पे इस तरह की अलगाववादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आह्वान करना चाहता हूँ विभिन्न दलों से, खासतौर पर बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से और जितने भी राष्ट्रवादी दल हैं कि वो एक इस तरह की चीज़ों का सामना करें। हिंदू जो लोग हैं उनको, हिंदुओं को एक करें। और मैं समझता हूँ आज जय श्री राम के नाम पर ही हिंदू एक हो सकता है और यही एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते ये देश बच सकता है। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि जितने से ज़्यादा इस पिक्चर के बारे में, इस मूवी के बारे में प्रसार किया जाए उतना अच्छा है। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम को और पत्रकार साथियों को। सर, आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस फिल्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर पाते? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी सोच इसके पीछे है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के हम जो लोग हैं उनके अंदर एक हार्डकोर, एक मूलभूत राष्ट्रवाद उनके अंदर छुपा है। अब कांग्रेस के अंदर क्या है मैं नहीं कह सकता इस चीज को, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की पिक्चर का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी तो है। सर, क्या राजस्थान सरकार को इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार है नहीं बल्कि पूरे देश में इस पिक्चर को टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि ये संदेश जितनी युवतियों तक, जितने नवयुवकों तक जाएगा, जितने युवाओं तक जाएगा, देश में उतना ही ज्यादा एक अच्छा सौहार्द का वातावरण बनेगा। आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले सटोरियों के खिलाफ टोंक पुलिस ने मालपुरा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 6,60,000 रुपए, 10 मोबाइल फोन, 1 कार और करीब 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की ऑनलाइन सट्टेबाजी का हिसाब किताब बरामद किया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, कुचामन सिटी, लाडनू, बीकानेर, जयपुर के संदिग्ध भी टोंक पुलिस की निगरानी में है। पुलिस गिरफ्तार सटोरियों से मामले की गहन पूछताछ में जुट गई है। मामले का खुलासा करते हुए टोंक एसपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि मालपुरा में डीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मालपुरा निवासी सटोरी मुकेश सिंधी, दिनेश पहाड़िया, महावीर राधेश्याम, मुकेश शर्मा, धर्मराज खारोल, वैभव अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ सटोरियों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ भी शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में टोंक पुलिस अन्य जांच एजेंसियों से सहयोग लेने की भी बात कह रही है। ये आसूचना आई थी कि टोंक ज़िले में काफ़ी बड़े लेवल पर आईपीएल के मैचेस पर बैटिंग चल रही है। इसी आसूचना को डेवलप करके 11 तारीख को मालपुरा पुलिस के द्वारा रेड दिया गया, जहां पर से हमने 4 आरोपियों को गिरफ़्तार किया। उनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन गिरफ़्तार किए और करीब 6.5 लाख रुपए भी बरामद किए। उस प्रकरण के अनुसंधान में कुछ और तथ्य सामने आए, कुछ और आसूचना का कलेक्शन किया गया और उस आसूचना और तथ्यों के आधार पर कल हमने एक और कार्रवाई की, जिसमें 3 और लोगों को अरेस्ट किया, 5 मोबाइल जब्त किए, 1 गाड़ी जब्त की और मोबाइल फ़ोन्स और जो भी वहाँ पर हमें डायरिया वायरिया मिली उसके विश्लेषण से करीब 10 करोड़ से अधिक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हमें रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है।
अभी तक के अनुसंधान में करीब हमने 12 एजेंट्स या बुकी जो होते हैं जिनके मार्फत ये जो प्रतिबंधित ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं जिनके थ्रू बेटिंग की जाती है, ऐसे 12 बुकीज़ या एजेंट्स को हमने चिन्हित किया है और जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनसे पूछताछ अभी जारी है। इसमें हम अभी आगे और कार्रवाई करेंगे। जो भी एजेंट्स या बुकीज़ इन्वॉल्व है उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ करना, किस तरीके से इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी रहता है, क्या तरीका ये इस्तेमाल करते हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे का आदान प्रदान होता है, इन सारे चीज़ों को लेकर अनुसंधान जारी है, पूछताछ जारी है और आगे जैसा अनुसंधान में सामने आएगा विधि सम्मत फिर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आईपीएल कनेक्शन भी कुछ निकलता है? बिल्कुल, इसमें ज़्यादा जो बेटिंग्स हुए हैं, जो अभी तक हमने जो विश्लेषण किया है उसमें बेटिंग्स अभी आईपीएल मैचेस के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल अभी चल रहा है तो ज़्यादातर बेटिंग्स जो है वो आईपीएल मैचेस पर चल रहे हैं और इसमें राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के जो बुकीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं। अभी तक के अनुसंधान में भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर और बीकानेर के बुकीज़ का नाम सामने आया है। तो हम सबको चिन्हित कर रहे हैं, सबके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल दस्तावेज़ है, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो, प्रॉपर्टी डिटेल्स हो, इन सब की सूचना इकट्ठा कर रहे हैं और हवाला वाला एंगल भी अनुसंधान कर रहे हैं। तो आगे अगर और भी सरकारी एजेंसियों को अगर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो उसमें और भी सरकारी एजेंसीज़ का रोल आता है। तो अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे, अगर और सरकारी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी किया जाएगा। मुंडावर क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विनायक उच्च प्राथमिक विद्यालय पहल ने एक बार फिर अपनी सफलता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 8वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। गुरुवार को स्कूल परिसर में बोर्ड परीक्षा का शानदार परिणाम रहने पर स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केदार सिंह नरूका रहे। मुख्य अतिथि केदार सिंह नरूका ने होनहार विद्यार्थियों का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। सर्वप्रथम विद्यालय स्टाफ द्वारा आए हुए अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। विद्यालय निदेशक शिव सिंह चौहान ने बताया कि विनायक उच्च प्राथमिक विद्यालय पहल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को घोषित हुई 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में विद्यालय की बालिकाओं नेहा सिंह नरूका, रिया सिंह नरूका व सिमरन खान आदि ने ए ग्रेड प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल कर विद्यालय सहित क्षेत्र का नाम मान बढ़ाया है। इस मौके पर होनहार बालिकाओं को फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सम्मान स्वागत किया गया। स्कूल व्यवस्थापक विष्णु शर्मा और विद्यालय स्टाफ ने सभी होनहार विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक गण भी मौजूद रहे। सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों एवं माता पिता को दिया है। थानागाजी कस्बे में गुरुवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन विधानसभा प्रभारी हरिओम कटारा, हरिशंकर खंडेलवाल, श्रवण कुमार जांगिड, राकेश कुमार मीणा सहित अनेक पदाधिकारियों के सानिध्य में दिया गया। ज्ञापन में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ती विद्युत दरें, अवैध खनन, सिवाय चक गोचर भूमि पर अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जे सहित अनेक मांगे शामिल रही। इस मौके पर रविकांत दीक्षित, मनोज शर्मा, पुष्पेंद्र जैन, रमेश फागना, मुकेश रैगर, ख्याली राम सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अलवर दक्षिण में ज्ञापन दिया गया है। मैं थानागाजी प्रभारी के रूप में अपने किशोरी मंडल, थानागाजी मंडल और प्रतापगढ़ मंडल, तीनों मंडलों का ज्ञापन हमने इस टीम को दिया है। ज्ञापन में स्थिति ये रही है कि सरकार के कोई देखेगा, अपन लोग देख पा रहे हैं कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 5 से 6 रुपए के अप्रोक्सीमेट बिजली की दरें। बड़ौदा में कस्बा स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में गुरुवार को जैन समाज की ओर से मोक्ष कल्याण पर्व मनाया गया। इसके चलते सुबह श्री जी का नित्य अभिषेक, पूजन और शांति धारा मंत्रोच्चार के साथ की गई। वहीं 16वें तीर्थकर श्री शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर्व पर जैन धर्मावलंबियों द्वारा सामूहिक निर्वाण कांड का वाचन कर जयकारों के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। इस अवसर पर चंदाराम जैन, पार्षद जैन, नीरज जैन, संतोष जैन सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। कस्बा बड़ौदा में स्थित श्री मुनिनाथ जिनालय में आज 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जैन धर्मावलंबियों के द्वारा सामूहिक निर्वाण कांड का वाचन कर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। प्रातः अभिषेक, नित्य नियम पूजा और आरती हर्षोल्लास के साथ
यह निर्माण महोत्सव मनाया गया। खैरतल कृषि उपज मंडी की ओर से किसानों की जींस की सुरक्षा और बरसात से बचाने के लिए बनाए गए टीन शेड पर व्यापारियों द्वारा खुद की जींस रखने का मामला सामने आया है। कृषि उपज मंडी की ओर से समय समय पर व्यापारियों को नोटिस दिया जाता है, लेकिन कृषि उपज मंडी की शिथिलता के कारण कार्रवाई नहीं करने पर व्यापारी अपनी जींस किसान फड़ों से नहीं हटाते हैं, जिसके कारण किसानों के जींस बारिश के दौरान बाहर भीगते रहते हैं। वर्तमान में केवल एक टीन शेड से समर्थन मूल्य पर की जा रही सरसों और चने की खरीद के लिए व्यापारियों का माल हटाया गया है। वहीं शेष 5 फड़ों पर आज भी व्यापारियों के जींस रखे हुए हैं। इधर व्यापारियों का कहना है कि ये फड़ लगभग खाली रहते हैं, इसलिए वे अपने जींस यहां लगा देते हैं। कृषि उपज मंडी की ओर से निर्देश मिलने पर वे अपने जींसों को हटा लेते हैं, जबकि कृषि उपज मंडी की ओर से 7 दिन से अधिक नोटिस देने के बाद भी अभी तक व्यापारियों ने अपने जींस किसानों के टीन शेडों से नहीं हटाए हैं। इधर किसानों का कहना है कि अगर उनके जींस नहीं बिकते हैं तो बाहर ही पड़ा रहता है, बारिश आदि बचाव के लिए टीन शेड पर नहीं लगाया जाता। वहीं कृषि उपज मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी ने कहा कि किसानों के लिए तैयार किए गए फड़ों पर जींस लगाने वाले व्यापारियों को नोटिस दिए गए हैं, फिर भी अगर वे नहीं हटाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके जींस जब्त किए जाएंगे। खैरतल थाना अंतर्गत हरसोली में पुलिस ने अवैध रूप से पत्थरों से भरे ट्रैक्टर को पकड़कर जब्त किया है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि हरसोली के बीबीरानी रोड स्थित रेलवे फाटक पर एक ट्रोला चालक और अवैध रूप से पत्थर ले जाते हुए ट्रैक्टर चालक के बीच आपस में कहासुनी होने के बाद मौके पर पुलिस के पहुंचते ही झाड़का निवासी ट्रैक्टर चालक राहुल मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके से ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई, वही फरार चालक की तलाश आरंभ कर दी गई है। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब चलते खबरों की ओर। खैरतल थाना अंतर्गत ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि खैरतल और हरसोली के बीच मोदी फैक्ट्री के सामने रेलवे फाटक के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां मृतक की पहचान ततारपुर के गोपालपुरा निवासी दीपक पुत्र रोशन लाल के रूप में हुई। वहीं परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तेज गर्मी के चलते खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ लगने लगी है, जिसके चलते गुरुवार को सुबह से दोपहर तक खिड़की पर पर्ची कटवाने वाले मरीजों की भीड़ देखने को मिली। हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज गोयल ने बताया कि गर्मी के मौसम में मरीजों की संख्या काफी तादाद में आ रही है। इस समय अधिकतर मरीज उल्टी दस्त के आ रहे हैं। वहीं चिकित्सालय में पिछले 6 माह से महिला चिकित्सक के नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा मंडल राजगढ़ राजपुर धमरेड़ के संयुक्त तत्वाधान में बिजली पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर विजय समर्थ लाल मीणा के नेतृत्व में तहसील परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से बिजली फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से आमजन का बजट पूरा गड़बड़ा गया है। ज्ञापन में आरोप लगाती हुई यह भी बताया कि पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए सारी भर्तियां पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इसी प्रकार बेरोजगारों एवं संविदा कर्मियों को भत्ता नहीं दिया जाकर संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा भी ढकोसला साबित हो रहा है। प्रदेश की सरकार गहलोत और पायलट 2 भागों में बटी हुई है। सरकार के मंत्री खुले मन से अपनी सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार भी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली फ्यूल सरचार्ज वापस लेकर एवं राजस्थान प्रदेश में पेयजल की समस्या का निराकरण कर कानून व्यवस्था को सुधार करे। इस मौके पर अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर समस्त खंड अधिकारी पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक उपखंड में बिजली पानी की जो समस्या पूरे राजस्थान में घेरा रही है, उसको लेकर के हम सबने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस सरकार को चिंता है कि जल्दी से जल्दी अगर कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं करी तो
तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे खड़ा करेंगे। जहाँ तक हमारे राजगढ़ शहर की समस्या की बात है, राजगढ़ शहर में 5 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है, वो भी बहुत कम आ रहा है। राजगढ़ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है पानी की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सारे अधिकारी और सरकार समझे, जल्दी से जल्दी समस्या का निदान करें, और अगर इन्होंने निदान नहीं किया एक बहुत बड़ा जन आंदोलन राजगढ़ शहर में खड़ा होगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद होगी। आज राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र और थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के कई भाजपा मंडलों ने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। राजस्थान की मौजूदा गहलोत सरकार के जो कार्य हुए 4.5 साल के जो विफलता है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये सरकार के अधिकारी और इनके नुमाइंदे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि अलवर के जिला कलेक्टर सोनी जी को बदला गया है, वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। वो भ्रष्ट अधिकारियों को जांच खड़ी कर दी थी, उनको सबको देख रहे थे, और इन्होंने उनको रातों रात तबादला कर दिया। 2500 बीघा जमीन को इन्होंने बंदर बांट किए। सब अधिकारियों नेताओं ने अपने अपने फार्म हाउस बनाए। तो हम ये चाहते हैं। आज क्या कार्यक्रम रहा आज आपका? आज हमारा कार्यक्रम ये रहा है, सभी मंडल के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, इन सबके नेतृत्व में हम लोग उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, और हमने मांग की है कि महामहिम राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करें, कि सरकार की आंखें खोलें, और जो भ्रष्ट अधिकारी उनका निलंबन हो, उनको निष्कासित किया जाए राज्य सेवा से। और जिन लोगों ने जो घोटाले किए वो जनप्रतिनिधि भी सामने आए, जनता के सामने, जनता के साथ इतने बड़े धोखा। और अभी आपने देखा हो, गर्मी का मौसम है, न पीने को पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही पर्याप्त, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर सारा मामला ठप हो गया है। अब जनता की आवाज़ है, जनता कहना चाहती है कि सरकार 6 महीने अब तो कुछ करके दिखा दो, 4.5 साल तो कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं जनता जनार्दन एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय शब्दलाल मीणा जी के नेतृत्व में एक हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें महंगाई, पानी की, बिजली की एवं राजगढ़ जो हॉस्पिटल की जो सोनोग्राफी मशीन है, वो क्या है आम जनता को सभी से बाहर से करवानी पड़ रही है, इसमें 700-800 रुपये लगते हैं। अतः इन सभी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमने एक ज्ञापन दिया था कि जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था वो अभी तक कोई पूर्ण नहीं हुआ, और किसानों को जो पिछले चुनाव में जो राहुल गांधी जी ने जो ये की थी, राहुल गांधी जी ने जो किसान लोन के लिए जो मतलब वादा किया था मालाखेड़ा में, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो कई किसान भाई वो भी मतलब परेशान है। इसी को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं एवं विजय शब्दलाल जी मीणा के नेतृत्व में एवं जिला उपाध्यक्ष प्रेमजीत धामण जी के नेतृत्व में हमने एक बात है धरना प्रदर्शन का एक ज्ञापन दिया। देखो, कर्नाटक के और राजस्थान में बहुत अंतर है। जब राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने सारे ही झूठे वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो भी काम हुआ कागजों में हुआ, धरातल पर नहीं हुआ। उसको लेकर जनता में बहुत भारी आक्रोश है। और राजस्थान में तो भाजपा की सरकार ना बनने का तो कोई संशय पैदा नहीं होता। 101% सरकार बनेगी और 150 से 180 के बीच में भाजपा की सीटें आएंगी और भाजपा का परचम लहराएगा। ये ज्ञानदेव आहूजा ने भाजपा से जो प्रत्याशियों के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको कुकर्मुत्ता कहकर अपमानित किया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ज्ञानदेव आहूजा जी की भाषा शैली ऐसी है, वह इतने बड़े नेता नहीं हैं जितने बड़े वो अपने आप को समझते हैं। वसुंधरा जी के बारे में उन्होंने गलत बोला। आज जिले में बात करें तो कई बार जसवंत जी के बारे में गलत बोल चुके हैं। अब विधानसभा के जो भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को तैयारी करने का हक है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। उस लोकतंत्र में ज्ञानदेव जी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता को या किसी भी प्रत्याशी को जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ऐसा अपशब्द बोलें। ये उनकी छोटी बुद्धि को दर्शाता है।
कठुमर कस्बे में गरीब मजदूर के पुत्र संस्कार यादव ने कक्षा 8वीं बोर्ड में A ग्रेड प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। कठुमर के सनराइज स्कूल प्रबंधक तारेश ने बताया कि पहाड़ी गांव निवासी संस्कार यादव के पिता मजदूरी करते हैं। गरीबी के कारण संस्कार के लिए निःशुल्क शिक्षा के साथ सभी सुविधा स्कूल ड्रेस पुस्तक स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। विषम परिस्थितियों में संस्कार यादव ने कक्षा 8वीं बोर्ड में A ग्रेड प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कठुमर में मंगलराम कौली, शिवलाल मीणा, राजकुमार पंडा और शेर सिंह मीणा के नेतृत्व में कठुमर के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ाई दरों और पानी की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा प्रभारी शिवलाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने फ्यूल चार्ज 18 पैसे से 52 पैसे यूनिट कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के पैसों को अन्य मदों में लगाकर खुर्द-बुर्द कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, पेपर लीक कराने, बेरोजगारी और संविदा कर्मियों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, सरपंच शेर सिंह मीणा, शिवचरण अवस्थी, नरेंद्र शर्मा, भीम सिंह, गजेंद्र सिंह सहित युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, ये जो बिजली की फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, इसके विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन दिया है कि फ्यूल सरचार्ज जो बढ़ाया गया है इसको वापस ले। यदि इसको वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर आ जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का ये काम हम करने वाले हैं। कि जिस प्रकार से चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि एक बार में हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, उसके बावजूद लगातार दर्जनों बार इन्होंने फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 5 रुपए 55 पैसे की रेट हुआ करती थी, आज वो 11 रुपए 90 पैसे की कर दी गई है। इसी प्रकार पेयजल के लिए भी जल मिशन योजना जो नाम से हमारी केंद्र सरकार ने योजना लागू की थी, उसके टेंडर तक जारी नहीं किए गए और सारे पैसे को ये जो गहलोत सरकार है सारा खुर्द-बुर्द करने पर उतारू हो रही है। यानी कि केंद्र की योजनाओं को असफल करने के लिए ये सरकार कार्य कर रही है। यानी आपका कहना ये जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा केंद्र का आया है उस सब पैसे को सारे को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और अन्य मदों में लगाया जा रहा है। इस जो योजना है इसके टेंडर तक जारी नहीं किए गए। कांग्रेस जब झूठे वादे कर करके और सत्ता में आई और ये मात्र कुर्सी के ऊपर लड़ती रही और जो इन्होंने वादा किया किसानों के ऋण का वो इन्होंने माफ नहीं किया। इन्होंने वादा किया बिल हम बिजली का नहीं बढ़ाएंगे, वो सरचार्ज के रूप में बढ़ाते रहे। इन्होंने वादा किया था पानी देंगे, जबकि हमारे केंद्र की पूरी योजना है हर घर में नल लगे। उस बजट को भी ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न मदों में खर्च कर रहे हैं, जबकि उनको हर घर नल देना चाहिए। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर है और सड़क पर रहेगा। इसे बदल के कांग्रेस को बदल के रहेगा। खैरतल हरसोली रोड पर सेजमल की पहाड़ी पर गुरुवार को पीर बाबा के मेले और भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया गया। भंडारे की शुरुआत सुबह पीर बाबा के भोग चढ़ाकर की गई। इस दौरान मेले में आए लोगों ने भंडारे में बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। मेला कमेटी से जुड़े जय सिंह यादव, मूलचंद, मुकेश यादव, हितेश शर्मा, भुवनेश, मनीष, विजय आदि ने मेले में भंडारे में व्यवस्था संभाली। इस मेले का आयोजन शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया गया। मेले में महिलाओं सहित बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कठुमर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या को लेकर कठुमर स्थित पीएचईडी के पास में धरना शुरू किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या की ओर सरकार और स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना शुरू किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, सरकार की हठधर्मिता आदि को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। इस दौरान कठुमर विधानसभा प्रभारी शिवलाल मीणा, पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली, जिला उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि राजकुमार पंडा, सरपंच शेर सिंह मीणा, कठुमर बाबूलाल सैनी, नरेंद्र शर्मा, सुनील बजाज, राजेश जाटव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मेरा आंदोलन के लिए कहना है कि कांग्रेस जब झूठे वादे कर करके और सत्ता में आई और ये मात्र कुर्सी के ऊपर लड़ती रही और जो इन्होंने वादा किया किसानों के ऋण का वो इन्होंने माफ नहीं किया। इन्होंने वादा किया बिल हम बिजली का नहीं बढ़ाएंगे, वो सरचार्ज के रूप में बढ़ाते रहे। इन्होंने वादा किया था पानी देंगे, जबकि हमारे केंद्र की पूरी योजना है हर घर में नल लगे। उस बजट को भी ये भिन्न भिन्न
किशनगढ़ बास विधायक कार्यालय पर सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक किरण कुमारी के नेतृत्व में दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका क्षेत्र में किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर विधायक दीपचंद खेरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कुल 24 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। सरकार द्वारा अल्प किराया दे होने के कारण तथा भवन किराए पर होने के कारण यहाँ बिजली पानी की समस्या बनी रहती है। वहीं पर्याप्त स्थान नहीं होने से विभागीय योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही पोषाहार रख रखाव में असुविधा होती है। महिलाओं और बच्चों का विभाग होने के कारण विभागीय योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करने के लिए विभागीय भवन की आवश्यकता है, जिससे केंद्र पर आने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवसर पर विधायक ने जल्द ही अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सुषमा देवी, सुनीता जैन, ललिता, अनीता चौधरी, कमलेश, नगीना आर्य, सविता, यशोदा, शीला सर्वेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। किशनगढ़ बास उपखंड कार्यालय पर एसडीएम गंगाधर मीणा और विधायक दीपचंद खेरिया ने विद्युत और जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को पानी सप्लाई के समय विद्युत कटौती नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही खैरतल में 33 और 11 के भी विद्युत स्टेशन को जल्दी शुरू करवाने के लिए कहा। विधायक खेरिया ने अधिकारियों से कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करना सुनिश्चित करें। विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि रात्रि के समय कटौती कम करें एवं गाँव में 3 फेज की बिजली पानी भरने के लिए सुबह जल्द ही देवें। इस मौके पर बद्री प्रसाद, सुमन, गिरीश डाटा, शिवचरण गुप्ता, रामरतन बैरवा, आर्यन शर्मा, सीताराम वर्मा, प्रवीण कुमार सैनी, नवीन खेरिया सहित अनेक विभागीय कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। कठुमर की ग्राम पंचायत इसरोदा में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का शुभारंभ किया गया। शिविर में तहसीलदार राजेश मीणा ने महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग व्यवस्था की। रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत लाभार्थियों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान देखी गई। कैंप में विधायक बाबूलाल बैरवा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, बीरू बैरवा ने शिरकत की और आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश सैनी, महेश शर्मा, रिमांशु शर्मा, हीना यादव, हेमू गुजर, गजेंद्र चौधरी सहित अनेक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों सहित सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को 9 वर्ष पूर्ण होने पर करौली सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री द्वारा जन कल्याण, विकास, राष्ट्र के सम्मान बढ़ाने के लिए जो कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा की गई है। सांसद राजौरिया ने कहा आगामी 30 मई से 30 जून तक विशाल जनसंपर्क का कार्य करौली जिले में किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अंतर्कलह के कारण 4.5 साल से प्रदेश की आम जनता को राहत देने के बजाय दिव्यांग, बुजुर्ग महिलाओं को कड़ी धूप में कई घंटों तक कतार में खड़ा कर प्रताड़ित करने का काम गहलोत सरकार कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी पहुंचाई है। सांसद ने कहा कि गहलोत सरकार ने 2022-23 के बजट में 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने की घोषणा की थी, परंतु 90 दिन से अधिक समय व्यतीत होने के बाद उपरोक्त घोषणा लागू नहीं हुई है। में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने आज ये प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन कल्याण के कार्यों, विकास के कार्यों, राष्ट्र के सम्मान बढ़ाने के कार्यों के जो किए गए हैं उनकी समीक्षा की गई और आगामी 30 मई से 30 जून तक एक बृहत और विशाल जनसंपर्क का कार्यक्रम करौली जिले में भी किया जाना है। उस विषय पर प्रेस वार्ता की है और मैं सोचता हूँ कि इस विषय में हम प्रभावी रूप से जनता के बीच में मोदी सरकार के कामों को लेकर जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हम सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिता पाने में सक्षम होंगे। करौली जिले के हाड़ौती कस्बे में अपने बेटे की हत्या का खुलासा करने की मांग को लेकर 11 दिनों से परिजन जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। 11 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। न्याय नहीं मिलने पर परिजनों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही और अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक मसरा मीणा के परिजनों ने कई बार पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, आईजी, एसडीएम सहित प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार जनों को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला है, जिससे पीड़ित परिजन न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। साहब, हमारे बच्चों 25 जुलाई दिन के 2 बजे की हो नमट पे गए तो जब से हमको कोई पता नहीं लगा। हमने खूब ढूंढा, खूब रिश्तेदारी में फोन भी किया, कोई ने पता नहीं लगाया। और 29 तारीख को जे पे सक्सेन उन्हें बताया हमको और जब से सबड़े डोल रिया था
आईजी के पास, डीआईजी के पास सबन को ज्ञापन दे चुका और कलेक्टर एसबी इनको सबन को और मंत्री को दे दिया 5-5 बार और पुलिस प्रशासन हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही हो। और हमारा घर पे बालक बच्चा से ढोल डांडा से सभी भूकतिया सब बन रिया से और हमें दल दर की ठोकर गादा डोल रिया था और हमारा कोई न्याय नहीं कर रही हो और हमारा न्याय नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे, नहीं आत्महत्या करेंगे। नहीं नौगावा तहसील के अलावलपुरा गांव में गुरुवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा निकालकर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की गई। इस कथा का समापन 24 मई को किया जाएगा। वहीं 25 मई को नवनिर्मित मंदिर पर नथुराम महाराज की मूर्ति स्थापना कर भंडारा किया जाएगा। समाज सुधारक बाबा नथुराम महाराज की मूर्ति की स्थापना पर 41 कलशों की यात्रा तकिया से रामलीला मैदान अलावलपुर तक निकाली गई। राजपूत समाज के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि 24 मई बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण होगी। वहीं रात्रि में विशाल सत्संग का आयोजन किया जाएगा। 25 मई को सुबह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि श्री बाबा नथुराम के नवनिर्मित मंदिर पर जो मूर्ति स्थापना होगी उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है और सभी क्षेत्रवासी मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो इसमें धर्म के कार्य में शामिल हो रहे हैं। आज से ये प्रोग्राम शुरू होगा और 24 को संपूर्ण होगा। उसके बाद 25 मई को मूर्ति स्थापना होकर एक विशाल रूप से भंडारा किया जाएगा सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से। तो इसमें सभी क्षेत्रवासी आकर हिस्सा लें, शामिल रहें और धर्म का लाभ उठाएं। आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत जी का बड़ा दिव्य अनुष्ठान बाबा श्री नथुराम जी की स्मृति में एवं मूर्ति स्थापना 25 मई को होने जा रही है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है, क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से जितना हो सके उतना सहयोग करें। भागवत जी के कार्य में श्रवण करने के लिए आएँ और विशेष हमारे अमरजीत सिंह जी प्रधान जी और हमारे दरबार सिंह जी सरपंच साहब, इनके सानिध्य में ये कार्य संपन्न हो रहा है। आप सब इस पुण्य स्मृति में बाबा नथुराम जी की में सब आनंद से आएँ, सब लाभ उठाएं श्रीमद् भागवत जी कथा से। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती दूसरा हेड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन गुरुवार को गोवर्धन पूजा का संवाद सुनाया गया। गिलाराम प्रजापति ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर और पंडाल को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। गोवर्धन धाम से आए राधा रमन शास्त्री ने श्रद्धालु को गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई। पंडाल में हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर भजनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। कथा 20 मई तक चलेगी और 21 मई को हवन यज्ञ कर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ब्रजेश मीना, अनिल योगी, सुरेश मीना सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। कन्हैया की पावन कथा, मेरे गोविंद की कथाएं चल रही हैं। कन्हैया से गोपियां कह जाती हैं मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना। कभी ललिता के घर, कभी विशाखा के घर। एक दिन गोपियों की इच्छा है, इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया गोपियों का कन्हैया से, जिधर अगर कन्हैया के दर्शन ना हो तो बेचैन हो जाती हैं। यशोदा मैया के घर आती है बहाना बना करके गोपी, अरे यशोदा तूने सब्जी क्या बनाई है? अरे यशोदा आज तो हमारे चूल्हे की आग बुझ गई, थोड़ी अग्नि मिल जाएगी क्या? अरे यशोदा मेरा तो चिमटा नहीं पा रहा, थोड़ी देर चिमटा देना। बहाना 100 है लेकिन मकसद एक है, क्या? गोविंद के दर्शन हो जाए। बड़ौदा में कस्बे में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन पुष्पेंद्र मोटर्स SBI बैंक के पास किया गया। मनोज कुमार नरूका ने बताया कि पुष्पेंद्र फाउंडेशन मंगलेशपुर के तत्वाधान और जीवन द्वारा ब्लड सेंटर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन पुष्पेंद्र सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह नरूका की प्रथम पुण्यतिथि पर किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक रक्तदाता को सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे मीठे पानी व ठंडाई की प्याऊ भी लगाई गई। हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र सिंह, जिनका स्वर्गवास 18 मई 2021 को हो गया था कोविड के कारण, और हमने पुष्पेंद्र फाउंडेशन और जीवन धारा ब्लड बैंक से ब्लड कैंप का और ठंडियाई की प्याऊ का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और काफी अच्छे से इसका कलेक्शन हमने पिछली बार भी
काफी अच्छा कलेक्शन दिया था और इस बार भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन देने की उम्मीद रखते हैं। ये आयोजन हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र सिंह के पिताजी वीरेंद्र सिंह नरूका जी के द्वारा किया गया है। हम सब भाई इसका साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मारपीट के मामले में 2 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को एएसआई समुद्र सिंह ने करौली खालसा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज था। गंगानगर निवासी नरेश कुमार पुत्र रमेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने मानकी गांव में कांटा लगा रखा है, जिस पर सरकारी रवन न निकलने का कार्य किया जाता है। आरोपियों ने गाड़ी की लाइन में लगाने की ओर लेकर मजदूरों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी थी। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया तो करौली खालसा निवासी जाकिर पुत्र जहाज खान अपराधी पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी के गांव में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया है। 2021 में धर्मकांटा करौली खालसा में लड़ाई झगड़ा हुआ था। धर्मकांटे के जो संचालक था उसके साथ मारपीट की थी, जो 2021 से फरार चल रहा है, जिसमें 326 ऐड होने पर इसे गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे, जिसको आज दिनांक को मुखबिर की इत्तला अनुसार घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा गांव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय के सामने कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इनके द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अलवर ग्रामीण विधानसभा प्रभारी दीपक पंडित, पूर्व विधायक जयराम जाटव, देशराज खरेरा, खेमचंद धामानी, घनश्याम खेड़ापति, गजेंद्र सिंह सहित भाजपा से जुड़े अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने बताया राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली पानी का संकट बना हुआ है। समस्या सुनकर हल करने वाला कोई नहीं है। मुकेश कुमार सांवरिया ने अपने संबोधन में कहा कि अब जनता इस भ्रष्ट सरकार को आने वाले चुनाव में जवाब देगी। राजस्थान में 4.5 साल की जो कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार जनहित के मामलों में जनहित विरोधी सरकार कहलाती है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला है, शिक्षित बेरोजगार परेशान है, आपका महिलाएं परेशान है, अनुसूचित जाति जनजाति परेशान है। अवैध खनन आए दिन यहाँ नहीं चल रहा, पूरे राजस्थान में चल रहा। इन लोगों ने जो अभी जो सचिन पायलट अजमेर से और जयपुर जाकर के इन्होंने पैदल यात्रा निकाली, जन संघर्ष यात्रा, मेरा मानना ये नूरा पुश्ती है, ये मिली भक्ति की बात है। भाई 4.5 साल तक सचिन कहाँ थे? ये उप मुख्यमंत्री थे, सचिन को बात उठानी थी, विधानसभा में उठानी थी, ये क्यों सो रहे थे? आज उनको पता चला तेरी मुख्यमंत्री तुझे नहीं बढ़ा रहे, तो उसका विरोध करना चालू कर दिया। हम जो ज्ञापन देने, ये जितने खंड कार्यालय हैं राजस्थान में, जिन विधानसभाओं में, सारे खंड कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, चेयरमैन, नगर पालिका प्रधान, सब मिल करके ज्ञापन दे रहे हैं और हम जनहित की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ, मैं सच्ची बात का आदी हूँ। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को टहला मंडल के तत्वाधान में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल के नाम तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने, पेयजल समस्याओं एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रामसराय शर्मा, मंडल संयोजक रजनीकांत पटेल, दयानंद लांबा, अजीत पटेल, गिरिराज जैमन, रवि मिश्रा, दीपेश शर्मा, राहुल कुमार, हिमांशु वशिष्ठ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भाजपा मंडल बिचगांव और लक्ष्मणगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। राम सिंह दिनकर, नरपत सिंह और राहुल पटेल ने बताया कि ज्ञापन में प्रदेश के कांग्रेस सरकार की ओर से बिजली फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से आमजन का बजट पूरा गड़बड़ा गया है। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए सारी भर्तियां पूरी तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा भी ढकोसला साबित हो रहा है। प्रदेश की सरकार गहलोत व पायलट 2 भागों में बटी हुई है। ज्ञापन में वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली फ्यूल सरचार्ज वापस लेने और राजस्थान प्रदेश में बिजली पेयजल की समस्या का निराकरण करने तथा कानून व्यवस्था को सुधार करने की मांग की गई। राज्य सरकार के नाकामियों को लेके आमजन जो त्रस्त है उसको लेके आज उपखंड अधिकारी को राज्यपाल जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, फ्यूल सरचार्ज, पानी के ऊपर नाकामी, आमजन त्रस्त है पानी को लेके और इनके भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रुक रही हैं। इनके एमएलएज का, मंत्रियों का होटलों में घूमना फिरना नहीं रुक रहा है। सरकार के बचाने में लगे हुए, कोई कुर्सी को पकड़ के इधर खींच रहा है, कोई कुर्सी को इधर खींच रहा है, पिस रहा है आम गरीब जवान। तो इसलिए हमने आज उनको दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि विदिन 3 डेज 5 डेज अगर ये कुछ भी एक्शन लेते हैं
पानी बिजली की कीमतों में और उनकी सुविधाओं में काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोश खरोश के साथ सड़कों पे आएगी, आम जन के लिए लड़ाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस सरकार जो विफल हो रही है उनको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी मंडल बिचगावा और मंडल लक्ष्मणगढ़ का सामूहिक धरना प्रदर्शन लेकर के ज्ञापन दिया गया, जिसमें बिजली पानी की समस्याओं को लेकर के सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। विफलता के कारण भारतीय जनता पार्टी जब भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो विपक्ष के नाते सरकार की आंख खोलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी उनको अवगत कराती है कि हम जिस प्रकार से सरकार तुम पे नहीं चल रही है तो मध्यावधि चुनाव करा करके समय से पहले और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को संभाल देना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो पब्लिक सिटी और रुझान है वो इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अधिक से अधिक बहुमत से आएगी और कांग्रेस सरकार के पास केवल और केवल एक दर्जन से भी कम विधायक चुन करके आएंगे। आप देख रहे हैं कांग्रेस में सचिन जी अपना अलग प्रदर्शन कर करके और गहलोत अपना अलग बीन बजा करके जादूगर चला करके इतने दिन सरकार डांटी, उसके लिए कहीं न कहीं हम सब भी दोषी हैं कि कांग्रेस सरकार को हमने विधायक बना करके उनकी सरकार बनाई। अब पूरी जनता में जागरूकता है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। कांग्रेस सरकार की विरोधी नीतियों के विरोध में गुरुवार को मुंडावर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम पंकज बड़गुजर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की ओर से हाल पेश किए बजट में बिजली की 100 यूनिट फ्री देने, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने, किसानों को सोलर पंप देने आदि वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं किए जा सके हैं। साथ ही ज्ञापन में महंगाई राहत शिविरों को प्रोपेगेंडा बताते हुए इनके औचित्य पर सवाल भी उठाए। ज्ञापन से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति से एसडीएम कार्यालय तक सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च किया। इस मौके पर विधायक मंजीत चौधरी, मुंडावर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया, जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री एडवोकेट सुरेश यादव, पंचायत समिति प्रधान सुनीता, महेश गुप्ता, सरपंच संघ अध्यक्ष दलीप यादव, सीताराम चौधरी, मनीष यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिसमें मुख्य बिंदु जो हमने डाले वो है बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर की कमी की समस्या, पिछला जो अभी 2-3 दिन पहले अंदर आया उसके बाद जो पोल गिरे उनकी वापस हाथ किया वापस रिपेयरिंग हुई उसकी समस्या, पानी की समस्या, जे काम सुचारू रूप से नहीं होने की समस्या, अपराध की समस्या, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर, कृषि महाविद्यालय चूका में भवन और स्टाफ की समस्या, सीएचसी पीएचसी पर स्टाफ की समस्या, स्कूलों के अंदर स्टाफ की समस्या मुख्य तौर पर हमने अंकित की है। इसके अलावा भी आपको कोई समस्या ऐसी लगती है जो आप कहते हैं ना सर ज्ञापन के अंदर ये समस्या भी पूरे क्षेत्र की और ज्ञापन में समस्या आनी चाहिए, तो उनकी समस्या भी हम उसके अंदर जोड़कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर और इस सरकार को जिताने का काम करेंगे। एक अन्य समस्या जो मैं भूल गया वो जो हाईवे नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से उसके आसपास की जो ग्राम पंचायतें लगती है उनकी सड़कें टूट गई। अधिकतर लोग वहाँ से नहीं है पर उसके आसपास जैसे कोई नीमरा तरफ की चौबारा, गुगलकोटा, काकर, कुतीना, जुनायचा, इधर के अपने सकतपुरा, बावत, शाहजपुर, मिर्जापुर, बिरोध, पड़ावा, राधुआ, गादली, माणका, रामपुरा, ये सारी सड़कें टूटी हुई हैं जो और मुझे जब मौका मिला मैंने ये सभी समस्याएं आपके माध्यम से विधानसभा में सरकार के सामने रखी है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार ने इस बजट के अंदर कुछ घोषणाएं की थी। बजट 1 अप्रैल 2023 को लागू हो गया और वो घोषणाएं आज भी धरातल पर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 100 यूनिट प्रति माह की बिजली का वादा किया वो धरातल पर नहीं है। किसानों को 2000 यूनिट प्रति माह का वादा किया वो धरातल पर नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने पहले घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि पूरे 5 साल के अंदर हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। आप देखेंगे सेस के माध्यम से हर 3-4 महीने में वो बिजली बढ़ोतरी का काम कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने बिजली सेस के माध्यम से बिजली का बिल बढ़ाने का काम किया। और इसके अलावा क्षेत्रीय और अन्य मांगे थी, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बिजली पानी की समस्या क्षेत्र के अंदर लगातार उत्पन्न हो रही, सड़कों के हालात आप सबके सामने हैं। इसके अलावा और भी समस्याएं जन मानस जितने जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से हम जानकारी लेकर ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को हमने महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया और सरकार को चेताया है एसडीएम साहब के माध्यम से कि आने वाले समय में
अगर मुनावर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आने वाले समय के अंदर हम धरना प्रदर्शन कर इस सरकार का और ज़्यादा विरोध करेंगे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।